अच्छा बच्चों, ये आ जाएगा टी इंटू टी इक्वल्स टी स्टार, ये 1/λ टी स्टार बन जाएगा इंटू 0.693, ये वाला रिलेशन जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 1/λ टी स्टार बन जाएगा, सिंपल। अब आगे देखो बच्चों, हमारे पास आ जाता है, एक ग्राफ आता है। इस ग्राफ पे नजर डाल लो। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ये एक ग्राफ है हमारे पास, इसको बनाना है हमने। ग्राफ बड़ा इजी है। ग्राफ है कि, अच्छा, ग्राफ हमने क्रिएट करना है नंबर ऑफ एटम्स एन और हाफ लाइफ के दरमियान। तो बच्चे इनका ना एक्सपोनेंशियल रिलेशन आता है, ये बात याद रखना। यानी कि मैं अगर आपको कहूँ रिलेशन क्या है, मैं आपको निकाल के देता हूँ। अनडिकेड एटम्स, मतलब कहता हूँ कि अनडिकेड एटम्स के जो अभी डिके नहीं हुए, मैं आपको दो रिलेशन लिख के दे रहा हूँ। अभी जो डिके नहीं हुए अनडिकेड एटम्स, ये अगर आपने निकालने हो, मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो अल्फा डिके हो गई, तो पीछे अनडिकेड एटम बचते हैं अभी। उसका फॉर्मूला होता है एन नॉट इंटू 1/2 की पावर एन। इसमें एन क्या है? एन इज द हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कितनी हाफ लाइफ गुजर गई? मैं कहता हूँ दो हाफ लाइफ गुजर गई, तो मैं यहाँ पे टू पुट कर दूंगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम इंटू 1/2 की पावर 2, सॉल्व करो, n0/4। ठीक है, तो ये टोटल एन डिकेड है, मैं कहता हूँ ये एन है। ठीक है, अब डिकेड एटम्स देख लो कि कितने एटम डिके हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मैंने जब 10 से आगे 5 करवाए थे, 5 से आगे जब ढाई रह गए थे, अब देखो ढाई, मैं कहता हूँ कि ढाई, 10 से ढाई तक गए, इसमें कितने डिके हो गए? 7.5 डिके हो गए, और 2.5 पीछे डिकेड रह गए, अनडिकेड रह गए। ठीक है, ऐसे है। तो ये तो मैंने सिंपल करके दिखा दिया। अब आप इनका फॉर्मूला वैसे मैंने आपको दिखा दिया कि आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब डिकेड एटम का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स में से अगर आप ये निकाल दो कि कितने अनडिकेड, मतलब देखो ना, समझो मेरे पास टोटल थे 10, 10 में से मैं कहता हूँ मेरे पास सिर्फ ढाई रह गए हैं, तो पीछे डिके कितने हुए हैं? इन दोनों को माइनस कर दो, 7.5 आ जाएगा आंसर। तो इन दोनों को सिर्फ माइनस करना होता है, एन नॉट माइनस एन, सिंपल है। ये कर लो, एक तो ये फार्मूला है, एक और इसका फार्मूला है, वो फार्मूला डायरेक्ट है, वो है एन नॉट 1 - 1/2 की पावर एन। और एन क्या है इसमें? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, सिंपल। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका एन नंबर ऑफ डिकेड एटम्स, सॉरी अनडिकेड एटम्स, ये अनडिकेड एन जो है अनडिकेड है, और एन प्राइम कर लो डिकेड है, जो मैं अभी अनडिकेड का बना रहा हूँ। ठीक है, इसका हाफ लाइफ के साथ एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। कैसे? मैं कहता हूँ एक हाफ लाइफ गुजरी, तो एन नॉट इंटू 1/2 की पावर 1। अच्छा, n0/2। मैं कहता हूँ दो हाफ लाइफ गुजर गई, मैं कहता हूँ पहले इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे एन नॉट, स्टार्टिंग में, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में, अभी टाइम जीरो है, अभी टाइम बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है, कह लो बिल्कुल थोड़ा टाइम गुजरा है, इतना सा टाइम गुजरा है, इतना। मैं कहता हूँ एक हाफ लाइफ गुजर गई, तो n0/2 रह जाएंगे। अगर यहाँ एन नॉट है तो n0/2 तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। मैं कहता हूँ यहाँ पर तकरीबन एक हाफ लाइफ गुजर गई, 1। तो पॉइंट कहाँ लगेगा बच्चे? यहाँ कहीं लगेगा, ऐसा ही है। एक हाफ लाइफ के बाद ये आधी रह गई। अच्छा, दो हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? दो हाफ लाइफ, तो मैं एन नॉट इंटू 1/2 की पावर 2 पुट करूंगा, एन नॉट इंटू 1/2 की पावर 2, ये आ जाएगा n0/4। अच्छा, एन नॉट, अगर अगर ये n0/2 ये है, तो इसका भी आधा यहाँ पे कहीं n0/4 यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, और एक हाफ लाइफ और, यानी दो हाफ लाइफ यहाँ पे कहीं गुजरती है। तो बच्चे यानी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे लगना चाहिए। अब इन सबको मिला दो, तो देखो ग्राफ आपके पास ये कर्व आ रहा है, एक्सपोनेंशियल सा कर्व आ रहा है, जो कि डिक्रीज आगे करता जाएगा, बट विल नेवर टच एक्स एक्सिस, कभी जीरो नहीं होगा, विल नेवर टच टी एक्सिस या एक्स एक्सिस, जीरो नहीं होगा। ठीक है, चलो, ग्राफ समझा दिया, फॉर्मूले करवा दिए, एक टेबल कर लो। फिर दूसरा टेबल है, टेबल में हमने पढ़ना है हाफ लाइफ,
पहला पैरामीटर। अगली चीज हमें देखनी है लेफ्ट बिहाइंड, यानी कितने परसेंट रह गया, यानी अनडिकेड कितना रह गया। अनडिकेड कर लो, अनडिकेड की परसेंटेज। लेकिन पहले हमने टोटल नंबर निकाले हैं कितने अनडिकेड रह गए हैं, अब हमने परसेंटेज निकाली है, अनडिकेड परसेंटेज। और आगे है डिकेड परसेंटेज, कितने परसेंट डिके हो गया। ये देखो, बहुत सिंपल है। देखो हाफ लाइफ, जब एक हाफ लाइफ गुजरती है ना, तो टोटल में से ना 50% सिर्फ बच जाता है जो अनडिकेड है, और 50% क्या होता है, डिके हो जाता है। ये बात समझते हो। एक और हाफ लाइफ गुजरेगी, दो हाफ लाइफ जब गुजरती है ना, तो पीछे अनडिकेड कितना रह जाता है, इसका भी आधा, यानी सिर्फ 25% रह जाएगा। और टोटल में से 75% डिके कर गया। सही है, समझ आती है इस बात की भी, आ रही है। मैं कहता हूँ कि अब अगली एक और हाफ लाइफ गई, एक और हाफ लाइफ गई, तो 25 का भी आधा पीछे रह जाएगा, यानी 12.5% पीछे रह जाएगा। और इस पे 12.5 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 87.5 डिके कर गया, पीछे 12.5 रह गया। ठीक, समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, मैं कहता हूँ एक और हाफ लाइफ गुजार दी यानी 4 हाफ लाइफ गुजर गई। फिर क्या होगा, इसका भी आधा रह जाएगा, यानी 6.25 रह गया। इतने परसेंट सिर्फ रह गया। और 93.75% उड़ गया, डिके हो गया। समझ आती है इस बात की भी। मैं कहता हूँ एक और हाफ लाइफ गई, एक और हाफ लाइफ गई, 5 हाफ लाइफ गई, तो बचे सिर्फ पीछे 3% तकरीबन रह जाएगा। तकरीबन तीन, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग 3.125 रह जाएगा, लेकिन मैं तो 3 कह देता हूँ। और पीछे उड़ कितना गया, 97% उड़ चुका है 5 हाफ लाइफ के बाद। अच्छा, जब 6 हाफ लाइफ गुजरी है तब क्या हुआ। 6 हाफ लाइफ जब गुजरी है, सिर्फ पीछे 1.5% रह गया और 98.5% उड़ गया। अब जब हम ना कंसिडर कर लेते हैं कि 6 हाफ लाइफ के बाद ना तकरीबन सारा उड़ गया, तकरीबन सारा गया। मतलब 100% तो कभी भी नहीं जाता, वो तो इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं कि 3 हाफ लाइफ के बाद चलो जी सारा उड़ गया। हम और ज्यादा बहस नहीं करते इस पे। टेबल आ गया समझ, मुश्किल तो नहीं था टेबल ये, इजी था, सिंपल सा था टेबल ये। चलो आगे देख लो बच्चे, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है टी इज इक्वल टू एन टी, ये फाइंड। मैं कहता हूँ, मैं मेरे पास फॉर्मूला ये है, मैं कहता हूँ डिकेड आइटम्स अगर निकालने हो, अनडिकेड निकालने हो, मैं क्या करूंगा, एन नॉन इंटू 1/2 की पावर एन। अगर मेरे पास एन हो ही ना, फिर अगर मुझे वो कहे एन फाइंड आउट करो, फिर एन फाइंड आउट करने का ना, टू फाइंड एन, टू फाइंड एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ गुजर गई है। आप फॉर्मूला यूज करते हो टी एन टी, टॉम एंड जेरी में था ना टी एन टी, वही वाला टी एन टी। यानी टी इज इक्वल टू, नहीं नहीं नहीं, स्मॉल टी, यहाँ पे पहले स्मॉल टी आता है, पहले स्मॉल टी आता है। स्मॉल टी इक्वल्स एन इंटू कैपिटल टी। अब कैपिटल टी हाफ लाइफ है, एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ है टी। मैं कहता हूँ कि 5 घंटे गुजर गए और एक हाफ लाइफ थी, मैं कहता हूँ 6 घंटे गुजर गए, 6 घंटे गुजर चुके हैं। हाफ लाइफ थी भाई 1 घंटे, 3 घंटे। बताओ कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, तो आप फॉर्मूला पुट करो। 6 घंटे गुजर चुके हैं, एन एक हाफ लाइफ थी 3 घंटे की। ये लो, एन निकालना है, 6/3, टू, दो हाफ लाइफ गुजरी। ये तो बड़ा सिंपल केस है, ये तो आप अंदाजा भी लगा कर सकते हो, लेकिन कुछ केसेस सिंपल नहीं होते, उनको आपको इस फॉर्मूले से ही करना है, टी इज इक्वल टू एन टी से। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। समझ आ रही है। आगे देखो बच्चों, हमारे पास, अच्छा जो डिके कांस्टेंट के बारे में है, मैं आपको कुछ बातें बता दूं। डिके कांस्टेंट के बारे में कुछ बातें बतानी है, और आपको कुछ मैंने ना बस यूजेस ही बताने हैं, टेबल्स बताने हैं, और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और हमारी फिजिक्स अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाएगी यहाँ पे आज। देखो, डिके कांस्टेंट, इसका जो अपना फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है डेल्टा एन, कि कितने एटम्स में चेंज आया, मतलब पहले अगर एटम थे 10, बाद में रह गए सिर्फ 3।
चेंज कितना आया इनमें, 7 आएगा, 7 पुट कर दोगे आप, डेल्टा एन चेंज कितना आया, डिवाइड बाय एन इंटू डेल्टा टी, कितना टाइम लगा, टाइम कितना लगा, और एन हमें पता है, पीछे में पढ़ लिए क्या होता है, ठीक है। एन नंबर ऑफ अनचेंज एटम, मतलब अनडिकेड एटम्स, अनडिकेड एटम्स है ना, ये मैंने बताया होगा आपको, ये लैम्डा का ना, ये डिके कांस्टेंट का अपना फार्मूला, इसका यूनिट होता है पर सेकंड। ये शो करता है कि एक सेकंड में कितने एटम डिके हो रहे हैं, क्या करता है, क्या शो करता है, एक सेकंड में कितने एटम्स गए, ठीक है, सिर्फ इसने ये शो करना होता है। अब आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो होता है, मैं कहता हूँ कि रेट ऑफ डिके होता है, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। जब मेरे पास इनिशियल पे जितने ज्यादा होंगे ना, इनिशियल मेरे पास शुरू में 50 है ना, तो उतनी जल्दी एटम उड़ते जाएंगे। अगर शुरू में 50 है ना, तो इसका हाफ देखो 25, एक सेकंड हाफ लेवल, तो एक सेकंड में देखो 25 एटम जुड़ गए। अगर मेरे पास शुरू में है ही 10, तो एक सेकंड में कहता हूँ हाफ लेवल, तो एक सेकंड में सिर्फ 5 उड़ेंगे, ठीक है। तो आगे पास रेट ऑफ डिके तब ज्यादा होगा जब आपके पास इनिशियल नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, ठीक है, समझ आ गई। और यही एक्टिविटी, एक्टिविटी का अपना फॉर्मूला है, एक्टिविटी कहते हैं इसे हम, एक्टिविटी इज ए, इट इज इक्वल टू डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, के रेट ऑफ डिके क्या है, रेट ऑफ डिके इज आल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी, और इसका फॉर्मूला डेल्टा एन ओवर टी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, समझ आती है इस बात की भी। और एक्टिविटी का एक और फॉर्मूला लिखो। हम्म, नहीं, बल्कि उसकी हमें वैसे जरूरत तो नहीं है, डिकेड माइनस एन इंटू लेमडा, चलो लिख लो। एक्टिविटी का एक और फॉर्मूला है, एक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, ठीक है। ये एक्टिविटी आप निकाल लें, उसका एक और फॉर्मूला ये है, एक्टिविटी का फॉर्मूला ये भी है, जो से मर्जी फॉर्मूले से आप एक्टिविटी निकाल सकते हो, ठीक। और आपने अगर एक्टिविटी का एक और मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, अब आपको ना मैं कुछ 4 या 5 कॉमन फॉर्मूले निकालने लगूं, वो आपके पास नंबर अगर आप हाफ लाइफ दी हो ना, तो आप वहां से निकाल सकते हो कॉमन फार्मूलास, यही हमेशा आपके एमसीक्यूज में यूज होते हैं, कॉमन फार्मूलास, कॉमन फार्मूले, वो क्या है जी। पहला फार्मूला देखो, मैथ्स के लिए मैं कहता हूँ, शुरू में मेरे पास एटम था, उसका मैथ था 10 kg, इतनी हाफ लाइफ गुजर गई, तो बाद में कितना मैथ रह जाएगा, तो एम नॉट 1/2 की पावर एन, बड़े सिंपल है, एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अगर वो कहे पहले एक्टिविटी इतनी थी, इतने एटम डिके हो गए, बताओ कितनी एक्टिविटी रह जाएगी, तो 1/2 की पावर एन। वो कहेगा कि इतने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास पहले थे, ठीक है, कितनी हाफ लाइफ गुजर गई, तो उसके बाद कितने एटम्स रह गए पीछे अनडिकेड, उसका फॉर्मूला ये है। अच्छा, डिकेड का फॉर्मूला तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, जो कि एन प्राइम मैंने कहा था उसको, इट इज इक्वल टू एन नॉट 1 - 1/2 की पावर एन, ये तो मैं लिखवा चुका हूँ डिकेड का। अच्छा, एक होती है चीज काउंट रेट, काउंट रेट, काउंट रेट भी एक चीज होती है, ये भी निकालनी हो ना, तो इसका फॉर्मूला भी होता है कि ओरिजिनल काउंट रेट कितना था इंटू 1/2 की पावर एन, बस आप काउंट रेट भी निकाल सकते हो, ओके। आगे देख लो बच्चों, कुछ चीजें मैं आपको बताने लगूँ। जो रेडॉन है ना, रेडॉन 222 है, रेडॉन 222 है, ये यूजुअली डिके करता है और देता है अल्फा पार्टिकल। जो हमारे पास स्ट्रोंशियम 94 है, वो यूजुअली डिके करता है, वो देता है हमें बीटा पार्टिकल, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। जो कोबाल्ट है, आप इनके बेशक मैसेज ना याद करो, एलिमेंट्स याद कर लो, जो कोबाल्ट है 60, ये हमें दे रहा होता है गामा डिके, ठीक है। मैंने आपको 2 टेबल बनवाने हैं, बस टेबल भी नहीं, क्या ही है, कुछ भी नहीं है, आपको बस ये वो जुबानी याद करवानी है, आने चाहिए आपको। डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट हाफ लाइफ है, ठीक है। यहाँ बनवाऊंगा मैं नीचे करके साफ सुथरी पेज पे, 2 टेबल्स हैं, ये आने चाहिए आपको, इसके बगैर काम नहीं चलेगा आपका। 2 प्यारे प्यारे कलर चूज कर लेते हैं, मैंने देखा लाइट कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं इस पेज पे, है ना।
अच्छा, एलिमेंट की हेडिंग दे दी और उसकी हाफ लाइफ की। ठीक, पहला एलिमेंट देखो, सोडियम 24। बच्चे इसकी हाफ लाइफ होती है 1.5 आवर्स। देखो आपने सारी याद करनी है क्योंकि मैंने भी की थी जब एमकैट में था मैं, बड़े आसानी से हो जाती है, आधा घंटा लगता है। आधा घंटा भी नहीं, 15-20 मिनट लगते हैं, सारी याद हो जाती है। आयरन 59। बच्चे इसकी हाफ लाइफ है 45 डेज। जो हमारे पास आगे आता है आयोडीन 131। इसकी हाफ लाइफ है 8 दिन, 8 डेज। जो अगला आता है आयोडीन 125। बच्चे इसकी हाफ लाइफ है 60 डेज में। देखो सारी आपको एक जगह कंपाइल करके दे रहा हूँ, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। आगे आता है टेलीरियम 99। दोनों आयोडीन ऐसे सेम कलर से लिखे थे मैंने, टेलीरियम 99, 6 आवर्स। आपने याद कर लेनी है, ये हो जाएंगी याद, कोई मसले वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से याद होती है। आगे देखो प्लूटोनियम। मैं पहले आप सेम सेम कर लेना, यूरेनियम के आगे 3 है, उन तीनों को इकट्ठे कर लेना। रेडियम रेडोन इकट्ठे कर लेना, इस तरह कर लेना। प्लूटोनियम मैंने लिखवा दिया है 239 होता है ये। मैथ्स में से कितना याद करो, लेकिन ये जरूर आनी चाहिए, हाफ लाइफ आनी चाहिए। 24, इसमें आयोडीन के लिए मैथ करने पड़ेंगे, 131 वाली कितनी है, 125 कितनी है। अब इसमें टेलीरियम का मैथ ना करो। 24,000 ईयर्स। प्लूटोनियम की तो आनी चाहिए। अगला है यूरेनियम के 3 है। यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 239। यूरेनियम 239। हाँ इनकी देखो, देखो यूरेनियम 238 की तो होती है 4.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स, विच इज इक्वल टू 10 की पावर 9 जो होता है ना वो बिलियन के इक्वल होता है, तो 4.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, इतनी लंबी हाफ लाइफ है इसकी। यूरेनियम 235 की देखो होती है 0.7 इंटू 10 की पावर 9, यानी 0.7 बिलियन ईयर्स। बिलियन। और आगे मेरे पास आता है यूरेनियम 239। इसकी होती है 23.5। या तो मिलियन ईयर्स है या फिर मिनट्स है, या तो मिनट्स है या मिलियन ईयर है, मुझे कंफर्म नहीं है, इसको चेक कर लेना, मेरे ख्याल में मिनट्स है। ये इसको कंफर्म कर लेना बुक से, ठीक है, 23.5 मिनट्स है मेरे ख्याल में, लेकिन चेक कर लेना। आगे हमारे पास आता है रेडियम। अच्छा, रेडियम की हाफ लाइफ होती है 1620 ईयर्स। रेडियम से अगला बच्चे हमारे पास आता है रेडॉन। उसकी हाफ लाइफ आती है 3.8 डेज। बच्चे आधा घंटा लगना, सारी याद हो जानी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप कह रहे होगे सर ये क्या करी जा रही है, यूरेनियम की तीनों इकट्ठी याद हो जानी है और आयोडीन की दोनों इकट्ठी याद हो जानी है, पीछे रह ही के जाने, ये इकट्ठी करनी है आपने, याद जल्दी जल्दी करनी है। मुझे एक्सक्यूज देना कि सर याद नहीं हो रही, मैंने भी की थी, मेरे सारे क्लास फेलोज ने भी की थी, आपने भी करनी है, वरना काम नहीं चलेगा आपका। एमसीक्यू इसमें से लाजमी आने ही आना है, एक ना एक तो आने ही आना है। एक एमसीक्यू बहुत है, आपको पता है मेरा एक एमसीक्यू और ठीक होता मैं अपने सिटी में ही होता, अब मैं हॉस्टल बन के बैठा हूँ। वैसे वो भी मेरी चॉइस थी, मेरा अपने सिटी में हो रहा था, लेकिन वो कॉलेज मुझे इतना पसंद नहीं था, तो मैं अपने फेवरेट, मैंने कहा चलो कोई नहीं, हॉस्टल लाइफ सही, लेकिन अपने फेवरेट कॉलेज तो जाएं 5 साल गुजारने। मैं फिर चला गया अपने फेवरेट कॉलेज। कुछ कहते हैं आपने अच्छा डिसीजन नहीं लिया, कुछ कहते हैं भाई आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, आपने अपनी पसंद की बात की। तो ऐसे ही चलती है लाइफ, ठीक है। तो कोशिश करो अपने सिटी में रहो, हॉस्टल लाइफ मैं नहीं रिकमेंड करता किसी को, लेकिन मेरा हॉस्टल वैसे मजे का है। अच्छा, हम वैसे बातों में लग गए, आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके यूजेस हैं। एलिमेंट्स हैं और उनके यूजेस हैं, ठीक है बच्चों। पहला है सोडियम 24। ये यूज होता है स्टडी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में। प्लाज्मा वॉल्यूम भी देता है ये। अच्छा आगे देखो,
आयरन 59। फिग टू फाइंड आयरन इन प्लाज्मा। ये तो बड़ा ही आसान, देखो इसका अपना यूज खुद ही बता रहा है। आयरन इन प्लाज्मा फाइंड आउट करने के लिए ये होता है। अगला बचे है हमारे पास टेलीरियम 99। इसका यूज होता है थायराइड अपटेक स्कैन, थायराइड अपटेक स्कैन में यूज होता है। अगला होता है आयोडीन के दो हैं आगे। आयोडीन 131, आयोडीन 125। आयोडीन 131 वाला जो है ना, वो बड़े वाला, वो किडनी टेस्ट में यूज होता है। और थायराइड ग्लैंड में यूज होता है कैंसर में, थायराइड ग्लैंड कैंसर में यूज होता है। पता ही है आयोडीन थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। अच्छा आगे देखो आयोडीन, जो छोटा वाला आयोडीन है ना, उसका थायराइड से कोई ताल्लुक नहीं है, ये याद रखना। ये प्लाज्मा वॉल्यूम वेन फ्लो, प्लाज्मा वॉल्यूम और वेन फ्लो, इन दो चीजों में काम आता है। स्ट्रॉन्शियम में आगे, स्ट्रॉन्शियम बच्चे यूज होता है स्किन कैंसर में। फिर आता है फोस्फोरस 32, ये भी स्किन कैंसर में होता है, इन दोनों का देखो सेम है। फिर बच्चे आता है, दो रह गए हैं, कोबाल्ट और कार्बन। कलर ही चेंज कर लेते हैं इनका, कोबाल्ट और कार्बन। ब्लैक का है कोबाल्ट, ब्रेन ट्यूमर में यूज होता है। और आखिरी हमारे पास आता है कार्बन 14, ये यूज होगा इन फोटोसिंथेसिस, स्टडिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में। ठीक है, चलो जी, ये सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। एक हमारा पिद्दू सा टॉपिक है बिल्कुल, वो बहुत छोटा सा, ये है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, ये करना ही करना है, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, पहले तो बात याद रखो, जो बैकग्राउंड रेडिएशन होती है ना, इनसे क्या मुराद है। हम वर्ड यूज करते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। बच्चे इसमें दो टाइप्स की रेडिएशन आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? पहली आती हैं कॉस्मिक रेडिएशन, जो कॉस्मोस स्पेस वगैरह से जो आ रही होती है वो वाली रेडिएशन। और दूसरी इसमें रेडिएशन आ रही होती हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, यानी जो स्पेस से आ रही हो और जो अर्थ की क्रस्ट से आ रही हो, रेडियो एक्टिविटी फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। ठीक है, आगे देखो। अब जो कॉस्मिक है ना, इनमें आगे दो टाइप की वेव्स आती हैं। एक होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, एक होती हैं हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, जिस तरह अल्फा पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे दो तो वो कॉस्मिक रेडिएशन बन जाएगी। ठीक है, हाई एनर्जी मतलब कॉस्मिक से आ रही होती है ना, बड़े हाई एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल्स आ रही होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आ रही होती है। ठीक है, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स, समझ आ गई इस बात की। आगे देखो, एक पॉइंट लिखो, जो ऑल टाइप्स ऑफ फूड है जो हम खाते हैं, दे हैव, ऑल टाइप्स ऑफ फूड हैव, पोटेशियम 40 उनमें होता है, और साथ कार्बन 14 होता है। कार्बन 14 का यूज भी पता है हमें, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। याद रखो ये दोनों रेडियो एक्टिव है। हाँ लेकिन इनका मैथ बहुत छोटा है, फिर भी रेडियो एक्टिव है। एक चीज होती है एब्जॉर्ब डोज, ये बात याद रखनी है आपने, एब्जॉर्ब डोज। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। इसका फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू ई बाय एम, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय, अब मैं समझो, मैं कहता हूँ एनर्जी है डिवाइड बाय मास है। मैं कहता हूँ कि कितने, 1 किलो मास ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, समझो मैं कहता हूँ ये 1 किलो की कोई चीज है, कोई कॉस्मिक से कोई आ रही थी, 10 जूल एनर्जी की रे आ रही थी, इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो मैं कहूंगा 10/1, इसने 10 जूल पर केजी ये अब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, तो इसकी अब्जॉर्ब डोज 10 है। ठीक है, 10
जूल पर केजी। तो इसका यूनिट कितना है, क्या है, जूल पर केजी। इसका यूनिट क्या है, जूल पर केजी। पहला इसका सिंपल यूनिट तो ये है। अब ये बात याद रखो, जो 1 जूल पर केजी है ना, इट इज इक्वल्स टू 1 GY। आई थिंक हम ग्रे कहते हैं इसको, 1 GY। मुझे याद नहीं पड़ रहा हम GY को क्या कहते थे, मैं चेक करने दो। मेरे जहन में ना GY है, तो इसलिए मैं GY लिख दिया, मुझे याद नहीं आ रहा कि GY को क्या कहते थे। बस एक चेक करने दो मुझे। ग्रे ही कहते हैं, ठीक है। GY ग्रे ही होता है, ठीक है। तो 1 जूल पर केजी इज 1 ग्रे। ये बच्चे जो ग्रे है ना, ये इसका SI यूनिट है। ये नहीं भूलना, ग्रे क्या है, इसका SI यूनिट है। ये इसका SI यूनिट है। और अब देखो, जो 1 ग्रे है ना, इट इज इक्वल्स टू 100 रेड। मतलब एक ग्रे के अंदर इतने ज्यादा रेड आ जाते हैं, यानी ग्रे बड़ा यूनिट है रेड से। रेड पुराना यूनिट है, ओल्ड यूनिट है इसका। ठीक, आगे चलो। आगे हमारे पास आता है इक्विवेलेंट डोज। एक हमारे पास टर्म आ गई है अब, इक्विवेलेंट डोज। मैंने आपको अब्जॉर्ब डोज तो सिखा दी है, अब एक अगली टर्म है इक्विवेलेंट डोज। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डोज, डी लिख के आगे ई डाल देते हैं। अच्छा बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट डोज इक्वल्स टू वही अब्जॉर्ब डोज इनटू RBE, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता। रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। अब आपने जो हमारे पास है इक्विवेलेंट डोज है, इसका यूनिट देखो। इसका यूनिट बच्चे होता है साइवर्ट। इसका SI यूनिट क्या है, साइवर्ट। साइवर्ट जो भी कह लो आप, साइवर्ट। इसको हम SV से लिखते हैं। और इसका जो पुराना यूनिट है, दैट इज रेम, यानी रेडिएशन इक्विवेलेंट मेडिसिन, REM, रेडिएशन इक्विवेलेंट मेडिसिन। ये पता होनी चाहिए, MCQ में आ सकती है कि फुल फॉर्म बताओ इसकी। और अब आपने बात याद रखनी है कि, थोड़ा सा थक गया हूं मैं आज। 1 साइवरेट इक्वल्स 100 रैम, यानी एक साइवरेट के अंदर इतने ज्यादा रैम आ जाते हैं, 100 रैम आ जाते हैं। तो यानी साइवरेट एक बड़ा यूनिट है कंपेयर टू रैम, ठीक। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, हमारा यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके साथ हमारी फिजिक्स भी कंप्लीट होती है। ये चैप्टर आई थिंक मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में करवा दिया है, जितना रिक्वायर्ड नहीं था उससे ज्यादा डिटेल में करवा दिया मैंने। अच्छा ये भी देखना कि आई थिंक जो हमारा रेडियो एक्टिविटी होती है ना, वो एटॉमिक नंबर 82 से स्टार्ट होती है, ये मैंने शायद बताया था पॉइंट। आई थिंक 82 से ही होती है। और 82 जो होता है हमारे पास, वो पीबी होता है, लेड होता है। ये बात बतानी चाहिए। इससे जो ऊपर वाले एटॉमिक नंबर मैस वाले होते हैं ना, एटॉमिक मैस वाले होते हैं, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास सारी फिजिक्स खत्म होती है। होपफुली मैंने आपको अच्छी पढ़ाई होगी, कोई कमी बेशी रह गई हो, आपको मेरे से कोई चीज समझ ना आई, कोई गिला शिकवा मेरे से हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अल्लाह ताला मेरे मुझे माफ करिएगा, मेरे से कोई कमी रह गई हो। मैंने अपनी पूरी जान लगा के आपको जितनी मुझे फिजिक्स आती थी मैंने आपको सारी सिखा दी है। बाकी अल्लाह ताला इसको कबूल करे, अल्लाह ताला आप सबको कॉलेज में एडमिशन, आपके फेवरेट कॉलेज में एडमिशन करवाए। मैं अपना बता देता हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद हमजा। डॉक्टर लगाना वैसे भी थोड़ा सा वेird है, क्योंकि मैं एक साल ही ऊपर हूँ आपसे, लेकिन लगाए दो ना, मैंने भी देखो इतनी मेहनत की है एमकैट में। तो डॉक्टर मोहम्मद हमजा आसिम मैं ही कहूंगा अपने आप को। आपने भी आके यही कहना है अपने आप को, ठीक है। आई एम फ्रॉम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, MBBS कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड अगर कोई फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी FME में आता है तो मुझे बताइएगा, लाजमी बताइएगा, मेल फीमेल जो भी स्टूडेंट हो मेरा।
आई विल गेट यू थ्रू द प्रोसीजर एंड आई विल रियली रियली हेल्प, लव टू गाइड यू कि मेरे स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है। तो लाजमी बताइएगा, मेरी तरफ से फ्री ट्रीट होगी जो एफएमयू में आएगा। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा एफएमयू, क्योंकि एफएमयू में पहले 2 साल यूनिफॉर्म होता है, फिर 3 साल नहीं होता। 2 साल यूनिफॉर्म पहनना मुझे बड़ा फजूल लगता है। आप अगर पहन सकते हैं तो बच्चे जरूर आए। और अगर आप फैसलाबाद से ही हैं, डे स्कॉलर हैं, तो फिर तो लाजमी है डे स्कॉलर ही बने। तो दिस इज फॉर ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। यू गाइस आर ऑल द बेस्ट। ओके, इतने लंबे लंबे लेक्चर्स अगर आपने मेरे सुने हैं यहाँ तक। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज। खुश रहो बच्चों।